अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। सूबे पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन की जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए की रकम वसूल नहीं हुई और पंजाब की निगरां हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई सिक्योरिटी प्लान के तहत सिर्फ 75,000 एहलकार देने पर ही रजामंदी जाहिर की गई है। निगरां हुकूमत पंजाब ने मौका अख्तियार किया है कि सिक्योरिटी के लिए 75,000 से जायद एहलकार फराहम नहीं कर सकते, लिहाजा इस कमी को पूरा करने के लिए आर्म फोर्सेस की खिदमात हासिल की जाए। क्या इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के तनाजुर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है या नहीं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाई गई ये रिपोर्ट हुकूमत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज ही के रोज वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को अदालत की जानिब से तौहीन अदालत के केस में नाअहल करार दे दिया गया है। आजाद जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की जानिब से वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर को गुज़िश्ता रोज नोटिस मौसूल हुआ। उनको आज तौहीन अदालत के मुकदमे में अदालत ने तलब कर रखा था। वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर ने तकरीब के दौरान अदालत की जानिब से दिए जाने वाले स्टे ऑर्डर पर शदीद तनकीद की थी। ये नहीं देखता मैं स्टे क्यों दे रहा, 2.5 अरब के टैक्स चोरी के केस फटियां रातों रात खुल जाती है। 2.5 अरब का अगर केस था तो तंबाकू वाले ने कितना टैक्स जमा करवाया, रियासत में कितना टैक्स दिया, किस खाते में फैक्ट्री डीसी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि हम वफाक के साथ बैठे, वफाक ने कहा कि जी आप ये 5 से 6 अरब इन तंबाकू वालों ने देना है। उन्होंने कहा इनसे पैसे आप ले या हम लेके जाएंगे। भाई स्टे दिया जाता है किन बुनियाद पे? ये एक टेम्पररी ऑर्डर होता है, उसको 2-4 दिन में उड़ाया क्यों नहीं जाता? इलेक्शन कमीशन के पास लोकल वार्ड के काउंसिलों का कोई कैसे बड़ी अदालत जम कर गया, उसको कह इधर बैठो हम निपटेंगे सही। रियासत के अंदर सियासत अवाम का हक है, सियासत सियासतदानों का हक है। इस डिमांड में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, फैसले हम करेंगे। कोई किसी से बैठ के पीछे मॉनिटर करना चाहते हैं उसको भी देखेंगे। हम ये कहते हैं कि हम बताएंगे कि हमारे इख्तियारात क्या है, दूसरे के इख्तियारात क्या है ये हम बताएंगे। वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास बजरिया हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद पहुंचे। समाअत के आगाज पर वजीर आजम के वकील ने अदालत को आगाह किया कि वजीर आजम अभी तक नहीं पहुंचे, लिहाजा वक्त दिया जाए, जिस पर समाअत में 1 घंटे का वक्फा कर दिया गया। बाद समाअत शुरू हुई तो अदालत ने वजीर आजम जम्मू कश्मीर से इस्तफसार किया कि क्या आपने वीडियो देख ली, जिस पर वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने जवाब दिया कि जी मैंने वीडियो देख ली। अदालत ने पूछा कि क्या आप तस्दीक करते हैं कि ये गुफ्तगू आपकी है, जिस पर वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने जवाब दिया कि हमारे पास तकरीर लिखी हुई आती है। अदालत ने वजीर आजम से इस्तफसार किया कि आपने स्टे ऑर्डर की जो बात की है वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का था, वो कितने अरसे से इंतजामिया के पास जेर तस्फिया रहा? क्या आपको इल्म था कि यह मामला 2 साल से चल रहा है? सरदार तनवीर इलियास ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में नहीं था। अदालत ने पूछा कि बतौर वजीर आजम आपकी क्या राय है, क्या अदालती अहकामात को खिलवाड़ कहा जा सकता है? जिस पर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूं। अदालत की जानिब से दोबारा सवाल दोहराया गया कि क्या अदालती अहकामात को खिलवाड़ कहा जा सकता है, जिस पर सरदार तनवीर इलियास ने जवाब दिया कि नहीं, अदालती अहकामात को खिलवाड़ नहीं कहा जा सकता। अदालत ने पूछा कि आपकी क्या राय है, तौहीन अदालत बनती है या नहीं? जिस पर वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने अदालत से गैर मशरूत माफी तलब कर ली। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि अगर मेरे अल्फाज से किसी जज को कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। जिसके बाद अदालत ने समाअत में वक्फा करते हुए दोबारा चार्ज फ्रेम करने के लिए वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर को तलब कर लिया। आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए बेंच के बर्खास्त होने तक की सजा सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया। सरदार तनवीर इलियास आजाद जम्मू कश्मीर की तारीख के वो पहले आजम हैं जिन्हें अदालत की जानिब से नाअहल करार दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि वजीर आजम चाहे आजाद जम्मू कश्मीर का हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम लाजिम है। अदालती निजाम को तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। वजीर आजम इस फैसले से सबक हासिल करें। गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान की अदलिया को भी हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान लेकर जलसे जुलूसों में उन पर तनकीद की जा रही है। जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक
बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले अपना घर तो दुरुस्त फरमाइए, आपके घर में तकसीम है। किसके कहने पर ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपको हासिल होगा? 3 रुकनी बेंच का फैसला है, उस पे मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूं। Supreme Court is no more and no longer a final arbiter of the political conflict in Pakistan. जुडिशल मार्शल लॉ के खिलाफ भी हम अलम बगावत बुलंद करते हैं। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस में आप इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के वकील भी रहे। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरफान साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई और ताहाल फंड्स जो है वो नहीं मौसूल है। इस रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी किया गया। सर, बुनियादी सवाल तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आखिर अमल क्यों नहीं हो सका? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है 3 जजेस का है, वो 4 जजेस के हुक्म के खिलाफ है, उस पर कभी भी अमल नहीं होगा। सर, ये 4-3 का और 3-2 का जो ऑलरेडी ये जो फैसला सामने आया था 1 मार्च को, उसमें तो 3-2 का फैसला कहा गया और जो 27 फरवरी का भी हवाला दिया जाता है उसमें तो तमाम जजेस के सिग्नेचर्स भी मौजूद थे, जिसमें मैटर को रिफर कर दिया गया था टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि वो एक रिकॉन्स्टिट्यूट कर दे बेंच को। तो फिर इसमें क्यों मजीद एम्बिग्विटी क्रिएट की जा रही है? और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो 90 डेज के अंदर सर इलेक्शंस होने ही हैं। देखें, ये तो 3 जजेस का कहना है ना कि ये 3-2 का है, 4 जजेस का कहना है कि ये 3-2 का नहीं है, ये 4-3 का है। और वो जहां तक रहा 90 डेज की बात, तो वो तो 90 डेज इन्होंने कहा था ना कि 90 डेज में होने चाहिए, तो 90 डेज में तो कभी भी किसी ने नहीं कहा कि होने चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहली डेट प्रेसिडेंट ने दी थी वो भी 90 डेज के अंदर नहीं थी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बाद में जो उनको कहा गवर्नर्स को और प्रेसिडेंट को डेट देने की, वो भी 90 डेज में नहीं थी। और अब जो आखिरी दफा सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है वो भी 90 डेज में नहीं है, तो वो 90 डेज की क्या ऐसी सिग्निफिकेंस अब रह जाती है? राइट, बट इरफान साहब, बेरिस मिनिमम डेट तो कोई ना कोई मुतय्यन उसकी करनी थी। अक्टूबर 8 की जो डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई थी, वो आपके ख्याल में दुरुस्त थी? वो रिलेटिवली दुरुस्त थी, बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं थी, क्योंकि सारे मुल्क में एक इलेक्शन इकट्ठे होते तो वो ज्यादा दुरुस्त होता। सर, बट इज दैट नॉट अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन? No. हाउ सर? That is in line with the letter and spirit of the Constitution. You don't have to see the letter alone. You have to see the letter and spirit of the Constitution. And the letter and spirit of the Constitution is कि मुल्क में जब भी इलेक्शंस हुए हैं तो केयर टेकर सेटअप बनाए गए हैं ताकि वफाक में और सूबों में केयर टेकर सेटअप हो, जबकि वफाक और सूबों के इलेक्शंस हो। ये ना हो कि सूबों में इलेक्शंस हो तो वफाक में केयर टेकर सेटअप ना हो, और वफाक में इलेक्शंस हो तो सूबों में केयर टेकर सेटअप ना हो। इरफान साहब, अभी तो केयर टेकर सेटअप अगर 2 सूबों में नजर आ रहा है, जिसकी मुद्दत अगेन आइन के मुताबिक 90 डेज की है। 22 अप्रैल को पंजाब की बहरहाल केयर टेकर की मुद्दत जो है वो खत्म हो जाती है, तो 23 तारीख से क्या होगा? कौन डिसाइड करेगा कि वहां पर निजाम जो है वो कैसे चलाया जाएगा, या इस मौजूदा केयर टेकर को मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड कर दिया है, कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि केयर टेकर्स की मुद्दत 90 दिन में खत्म हो जाती है। ये बहुत सारे वकला जो है गलत बयानी से काम ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि 90 दिन में केयर टेकर सेटअप खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा ये चीज। राइट, तो ये कंटिन्यू करेगा यही केयर टेकर सेटअप? ऑब्वियसली, जब आइन में ये लिखा ही नहीं कि वो तो आपका मतलब है कि अगर इलेक्शन जो है डिले होंगे या कुछ होगा तो मुल्क जो है हम बगैर हुकूमत के छोड़ देंगे। यानी आइन का ये तशरीह कर रहे हैं, ABC इन लोगों को आइन की नहीं आती, इस तरह की तशरीह आप आइन की कर रहे हैं कि आइन का मजाक बना दें आप। तो इरफान साहब, लेकिन अगर ये अदालती हुकुम को नहीं मानते तो तौहीन अदालत और आइन से इनहराफ भी नहीं कंसिडर किया जाएगा फिर आपके ख्याल में? तौहीन अदालत तो वो अदालत के 3 जजेस कर रहे हैं, 4 जजेस की तौहीन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी चीफ जस्टिस की सरबराही में जिस बेंच ने ये फैसला कर लिया कि 14 मई को इंतखाबात होंगे सर, तो इस पे अमल दरामद यानी कि नहीं हो रहा। और नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस कह रहे हैं कि वो ऑर्डर जो है वो गलत है। बट सर, ये तो उनकी राय है, चले, लेकिन अगर नहीं है, उनके अहकामात और उनका फाइनल डिसीजन है, राय नहीं है, 4 जजेस का फाइनल डिसीजन है।
सब बेंच बहरहाल वही वाली मेरी बात कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट उसके बाद हो गया, लेकिन 4-3 का फैसला हो या 3-2 का फैसला हो, इसको ये फैसला किसने करना है सर? ये इलेक्शन कमीशन ने करना है, सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी नहीं करना है। सर तो चीफ जस्टिस के फिर क्या इख्तियार है? उनका इख्तियार इतना ही है कि उनका एक वोट है, वो चीफ जस्टिस कैन नॉट ओवर रूल द मेजोरिटी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर आप क्या समझते हैं इस वक्त इलेक्शंस, यानी कि फिर मुल्क में एक दफा हो, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो, इस वक्त इलेक्शंस जो है वो नहीं होने चाहिए? मैं तो पिछले 4 महीनों से ये कह रहा हूं, काश के चीफ जस्टिस मेरी बात समझ जाते तो उनको ये एम्बेरसमेंट भी ना होती। नहीं, लेकिन सर जो जवाब पेश किया जा रहा है, अगर सिक्योरिटी फंड्स की फराहमी नहीं हो पा रही, माशी हालात को जवाब बनाया जाता है या सिक्योरिटी हालात को जवाब बनाया जाता है, तो फिर तो सवाल ये भी रेज होता है कि सिक्योरिटी इतनी खराब है तो मुल्क में फिर इमरजेंसी और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन लीगल कवर देकर आप... वो जो जवाब है ना सिक्योरिटी वगैरह का, वो तो इजाफी जवाब है ना। असल जवाब तो मैं आपको दे रहा हूँ ना कि सारे मुल्क में इकट्ठे होने चाहिए और डेट इलेक्शन कमीशन देगा। सुप्रीम कोर्ट का तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ आइन में या किसी कानून में। जो स्टैट्यूट है वो इलेक्शन एक्ट है 2017 का और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट डेट देगा। खत्म हो गई बात। बट सर सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकता, लेकिन अगर प्री मैच्योरली डिसॉल्व असेंबली हो जाती है तो फिर 90 दिन की जो प्रोविजन है उसको भी फिर निकाल दिया जाए। और अगर पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन के थ्रू तमाम कुछ कर रही है 90 दिन में तो हो ही नहीं रहा है ना बीबी। देखें 90 दिन में नहीं हो रहा है ना, वो तो बात ही नहीं है अब। बस सर एक प्रोविजन तो मौजूद है आइन में। होगा लेकिन नहीं हो रहा है ना 90 दिन में। आप क्या करें, अब पाकिस्तान खुदकुशी कर लेगा इस बात से। पर सर नहीं हो रहा है 90 दिन में। पर नहीं हो रहे 90 दिन के अंदर तो हम सब अगर उल्टे भी लटक जाए तो 90 दिन में नहीं हो रहा, हम सबको पता है। इसलिए हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट को अब इख्तियार हो गया, ये तो कोई बात नहीं है ना जी। सर लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उन्होंने ये इलेक्शंस की एक्सरसाइज कंडक्ट करवानी है। तो ये कंटेम्प्ट के ज़मरे में तो फिर तमाम आ रहे हैं। देखें आपको बात समझने की कोशिश करें कि एक हुकूमत जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए असेंबली तोड़ दी, उसके बाद उन्होंने किया जबरदस्ती की चीफ मिनिस्टर पर पंजाब पे और उससे भी असेंबली तोड़वाई। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि जी असेंबली तो टूटनी नहीं थी अगर फवाद चौधरी पहले पकड़ा जाता। उससे भी उन्होंने बता दिया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, परवेज लाई ने, कि वो अंडर प्रेशर हुआ, सारा कुछ हुआ। ये सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट कैसे इग्नोर कर सकता है? ठीक है, बट इरफान साहब आज ही के दिन में आजाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया गया वहां की हाई कोर्ट की जानिब से। वो फैसला ठीक है आपके ख्याल में? मैंने आजाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो मैंने उस तरह से स्टडी नहीं किया जिस तरह मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूँ। मुझे पहले वो स्टडी करने दें, उसके बाद मैं उस पर कॉमेंट करूँ। सर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए वो और उसमें उनको सजा मिली नहीं, देखें मेरे सामने वो कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त नहीं है, ना ही मैं स्टूडेंट हूँ उस कॉन्स्टिट्यूशन का। मेरी सारी जिंदगी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते गुजरी है। सो ये आप सवाल किसी आजाद कश्मीर के बंदे से करें। बट सर अदलिया के जो हवाले से उनके जो कमेंट्स थे और जो तनकीद उन्होंने की है उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया गया है। देखिए मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ, सियासतदान क्या कहते हैं, सियासी बयान देते हैं। मैं ये तो अदालत के फैसले के हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने जब पढ़ा ही नहीं हुआ उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं ऐसे ही खामखा अफलातून बन जाऊं कि नहीं मुझे पता है। चलें इरफान साहब, एक सवाल जो गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खत लिखा गया है जिसमें उनको इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 58 में वो तरमीम जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं और लेजिस्लेशन के लिए उन्होंने वो खत लिखा है। आप चूंकि इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सर ये पहले समाअत के दौरान ये बात क्यों नहीं लेकर आई गई? इलेक्शन कमीशन अगर खत लिखना चाह रहा है और वो कवानीन में तरमीम चाह रहा है तो ये एक आईनी तरीका है कि आप पार्लियामान को रेफर करें। इसमें क्या गलत बात है? सर तो आपके ख्याल में ये अपील में पहले नहीं ले जाना चाहिए था मामला? क्या ले लेके जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट इतनी गलतियां कर रहा है आपस में, जजेस के 3 जज 4 जजेस से एग्री नहीं कर रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुआ सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन बेचारा क्या करे? उन्होंने तो पार्लियामान के पास ही जाना और वो कहाँ जाएंगे फिर? बट सर ये पार्लियामेंट से फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर ये पार्लियामेंट इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगी? ये जो लेजिस्लेशन पहले आप पार्लियामेंट से पूछे, लेकिन पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। जो भी कवानीन वो बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट उन कवानीन के ताबे है, खत्म। राइट, बट इरफान साहब पार्लियामेंट की जो करारदाद भी पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते पास की थी और जिसमें वजीर आजम और उनकी काबीना को ताबे किया गया था कि जी वो अदालती हुकुम को ना माने, लीगल एक्सपर्ट्स वर ऑफ द व्यू कि इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है।
करारदाद? नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, प्योर लीगल एक्सपर्ट से बात करें जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। तो यानी करारदाद को जो है वो वेटेज दी जाएगी और वजीर आजम और उनकी काबीना नई अमल दरामद करेंगे इस अदालती फैसले पर? देखें, करारदाद तो एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है ना एहतजाज का, उसकी लीगल हैसियत तो नहीं है ना। लीगल हैसियत तो ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड रियलिटी है वो देखना है ना। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि सुप्रीम कोर्ट में आपस में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त। राइट, बट सर इससे एक तासुर जो इरफान साहब जाता है वो ये है कि जी कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी फिर वो किसी ना किसी तरह से लेजिस्लेशन ले आएगी तो उनके खिलाफ तो कभी फैसले नहीं होंगे। नहीं, लेजिस्लेशन के तो ताबे है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन से ऊपर नहीं है ना। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, लेजिस्लेचर कोर्ट मस्ट रिस्पेक्ट द पार्लियामेंट। राइट, बट सर जो लेजिस्लेशन पार्लियामान में हो रही है उससे एक तासुर जो जा रहा है वो ये है कि जी अपने फेवर में जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अपने फेवर में लेजिस्लेशंस करवा रही है। देखें, जो मर्जी तासुर हो, लेजिस्लेशन पे इस तरह का तासुर जो है सुप्रीम कोर्ट इस चीज में नहीं जा सकता कि लेजिस्लेशन को अपने फेवर में करा रहे हैं। वो सिर्फ एक ही टेस्ट है लेजिस्लेशन का कि वो लेजिस्लेशन खा उनकी फेवर में जाए या ना जाए, वो लेजिस्लेशन आइन से मुतसादम तो नहीं। अगर लेजिस्लेशन किसी की फेवर में भी जा रही है और आइन से मुतसादम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे है। सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे है सर, उसके सब्सटेंस पे तो सवाल नहीं उठ रहे, लेकिन टाइमिंग पर और मोड और मैनर पे जो है वो बड़े सवाल। नो पावर्स टू क्वेश्चन टाइमिंग। सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर। सरे तस्लीम खम सुप्रीम कोर्ट के लिए कैन नॉट क्वेश्चन टाइमिंग। सर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट क्वेश्चनिंग टाइमिंग, लेकिन पब्लिक जो है इस पे सवाल जरूर उठा रही है। देखें, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली क्वेश्चन द वायरीज ऑफ द लॉ ऑन द टचस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कानून की कोई भी शिक आइन के किसी शिक से मुतसादिम है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानने से इनकार कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइमिंग वगैरह इस तरह की चीजों में नहीं घुस सकती। राइट सर, ये और जो सदर साहब के पास एक बार फिर इस लेजिस्लेशन, इस कानून साजी की जो समरी भेजी गई है, चेमगोइयां यही हो रही है, कहा जा रहा है कि ये शायद सदर साहब सुप्रीम कोर्ट को भी रेफर कर सकते हैं इसकी तशरीह के लिए और सुप्रीम कोर्ट फिर शायद इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है इस कानून साजी को, और ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है। ऑन हिज ओन कुछ नहीं कर सकते। सदर साहब इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सदर हैजंट गॉट दिस इंडिपेंडेंट कैपेसिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राइट, बट इरफान साहब इसको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस लेजिस्लेशन। उसकी कोई वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नीचे है। सुप्रीम कोर्ट बहुत नीचे है पार्लियामान से। सुप्रीम कोर्ट आइन से, उस कानून से जो पार्लियामान बनाती है उससे नीचे है। बेशक चैलेंज करते रहे। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये आइन की किसी शिक से टकराता है तो उस हद तक वो मानने से इनकार कर सकती है। राइट, बट सर इसमें इसके बाद जो है इस पूरे तनाजुर में ट्राइकोटमी ऑफ पावर की क्या हैसियत रह जाती है? जो कॉन्सेप्ट है जिसमें दो पिलर्स जो है वो एक पर चेक रखेंगे और इसी तरह जुडिशरी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आपस में उस हवाले से जो है वो एक दूसरे पे मतलब वो चेक एंड बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट फिर क्या खत्म हो जाता है? यही तो चेक एंड बैलेंस वाला है ना कि जब पार्लियामान आइन के मुताबिक कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे हो जाएगा, उसके आगे पाबंदी करेगा, उसकी पूरी तरह से सबमिशन करेगा। ये है ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स। राइट, थैंक यू सो मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इरफान कादिर, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे आप सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस के हवाले से। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पीडीएम हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सीरीज ऑफ ट्वीट्स में अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाते हुए कहा कि डिफॉल्ट की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। मईशत की बहाली के लिए हमारी मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि मईशत में बिछाई गई बारूदी सुरंगों और आलमी ईंधन और ग़िज़ाई अजनास की सप्लाई लाइन में रुकावट के बावजूद हुकूमत मुल्क की मईशत को रवा दवा रखने में कामयाब रही। अगर इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए इतने तीर मारे हैं तो वर्ल्ड बैंक हमारी माशी शरह नमू 0.4% रहने और जून तक महंगाई 29.5% की बुलंद सतह पर रहने की पेशगोइयां क्यों कर रहा है? अगर पीडीएम ने मुल्क की मईशत इतनी बेहतर कर दी है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 0.6% रहने और महंगाई 27.5% रहने तक के मुतालिक क्यों खबरदार कर रहा है? क्यों आलमी जरीदे पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की बातें कर रहे हैं? क्या इन इदारों को हमारी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही?
दूसरी जानिब एक बरस में अवाम के साथ क्या हुआ उसकी झलक भी जरा मुलाहिजा कीजिए। एक बरस के दौरान महंगाई की शरह 12 से 35% तक पहुंच गई। डॉलर 185 रुपए से 288 रुपए तक पहुंच गया। शरह सूद 12.25% से 21% की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $16.5 अरब से 9.75 अरब डॉलर तक जो है वो रह गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलमी इदारे आपके बयानात की बजाय इन आदाद शुमार को और हकायक को देख रहे हैं। एक जानिब जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिफारती महाज पर हुकूमत की कामयाबियां गिनवाई, वहां वो ये बताना भूल गए कि उनकी हुकूमत अब तक IMF हुक्काम क्यों ना कर सकी। क्यों IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन मुज़ाकरात साबित हो रहे हैं। क्यों IMF हुक्काम वफाकी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं और तमाम शराइत पर पेशगी अमल दरामद करवाया जा रहा है। IMF के रवैये के मुतालिक वजीर मुमलिकत बराए खजाना जनाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा का क्या बयान था, आइए सुनते हैं। 7th और 8th रिव्यू को हमें मुश्किल से करना पड़ा। उन्होंने हमें बेसिकली प्रायर एक्शंस करवाए सारे, और हमने 9th रिव्यू तक वो प्रायर एक्शंस किए हैं। IMF जिसकी वजह से डिले हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें बिफोर साइनिंग ऑफ द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। पहले हुआ ये करता था कि हम उनसे कह देते थे, वो मान लेते थे, बात अप्रूवल SLA हो जाता था और फिर बोर्ड के अप्रूवल से पहले वो ममालिक जो है वो इंडिकेट कर देते थे और वो काफी होता था। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस डेफिसिट वो अभी कह रहे हैं आप पहले से करके दिखाएं। नाज़रीन, अब आप खुद फैसला कर लें कि ये इत्तेहादी और तजुर्बेकार हुकूमत की सिफारती नाकामी नहीं तो और क्या है। क्यों दर्जन भर शराइत पर पेशगी अमल दरामद के बावजूद IMF हुकाम वफाकी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं है। क्यों वफाकी हुकूमत को ताहाल डू मोर पर डू मोर ही कहा जा रहा है। और क्यों कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग की तहरीरी यकीन दहानियां मांगी जा रही है। इसी सिलसिले में रवा हफ्ते वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब ने अमेरिका का दौरा करना था और इस दौरे में उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF हुकाम से मुलाकातें करनी थी। वो जो स्प्रिंग मीटिंग्स थी उनकी उसमें शिरकत करना था। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के अमल को हतमी इकदामात की तरफ लेकर जाना था, लेकिन उनका ये भी मुल्क की दाखिली सियासत की नजर हो गया। और नाज़रीन, मुल्क की मईशत किस सिमत में जा रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर हैं एंड ऑल्सो सर्व्ड एज एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप यू ऑफन राइट ऑन इकोनॉमी और आपने रिसेंटली कहा कि जी पाकिस्तान इज फेसिंग अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस, और ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था जिसकी वजह से हम इस वक्त जो एक स्टेट ऑफ अफेयर्स नजर आ रहा है उस तक पहुंचे हैं। हाउएवर, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने PDM की जो एक साला कारकर्दगी है उस हवाले से बड़े ट्वीट्स, उन्होंने एक थ्रेड पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी डिस्पाइट द इकोनॉमिक लैंड माइन्स दैट वर लेड बाय इमरान खान साहब एंड डिस्ट्रप्शंस इन ग्लोबल फ्यूल एंड फूड सप्लाई लाइंस, पाकिस्तान इकोनॉमी हैज कंटिन्यूड टू स्टे अफ्लोट। आपके कमेंट्स इसमें चाहूंगी सर कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमी हैज मैनेज्ड टू स्टे अफ्लोट जिस तरह वजीर आजम साहब कह रहे हैं, और डिस्पाइट वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जिनकी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस पाकिस्तान के हवाले से जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जो उनकी अर्लियर प्रेडिक्शंस थी, जैसे वर्ल्ड बैंक की GDP ग्रोथ से मुतालिक 2% थी 3 महीने पहले और अब वो तकरीबन कोई 0.4% उन्होंने बता दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है GDP ग्रोथ जो है वो कोई हमारी 0.6% पे रहेगी। सो हम पॉजिटिव भी GDP ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे। आप किस तरह से देख रहे हैं सर ये एक साल की कारकर्दगी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, एक तो आप खुद नंबर्स देख लें पहले, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आप 35% की इन्फ्लेशन हेडलाइन रन कर रहे हैं और 47% की इन्फ्लेशन रन कर रहे हैं ऑन फूड। मैंने इसलिए सबसे पहले इस नंबर का जिक्र किया कि ये सबसे ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। अब ये क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपकी GDP ग्रोथ जब स्लो हुई तो आपकी सप्लाई साइड हर्ट हुई। जब आपकी रुपए की कदर में इजाफा हुआ
तो आपकी जब यानी कि रुपए की कदर वीक हुई तो आपने ये देखा कि आपकी जो इंपोर्ट्स थी वो महंगी हुई। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसकी कलीदी वजह तो ये है कि एक इंटरनेशनल जरूर आर्किटेक्चर है जिसमें एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आया बिकॉज कोविड के बाद दुनिया खुली और एक कसाद बाजारी का माहौल बना, इन्फ्लेशन बढ़ी, जरूर ऐसा हुआ। बट उसके बाद आपने अपने ज़खायर 18 अरब डॉलर के थे दिसंबर 2021 में स्टेट बैंक के, आज वो 4.2 अरब डॉलर पे आ गए हैं। आपने कंसिस्टेंटली चूंकि ब्लीड किया है बिकॉज आपने आईएमएफ के प्रोग्राम से इनहराफ किया है, तो आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है, मेरे ख्याल में इवन वर्ल्ड बैंक की ये प्रोजेक्शंस जो है 0.4% और ये इसकी 0.6% एडीपी की, दे आर ऑन द हायर साइड। आपका जो एग्रीकल्चर है वो हाईली नेगेटिव आ रहा है, आपके जो एलएसएम है वो 4.4% नेगेटिव है, सर्विस सेक्टर में भी कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है। आप 21% का पॉलिसी रेट रन कर रहे हैं। सो इवन नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है वो स्लो ही होंगे, इकोनॉमी में कोई ऐसी बेहतरी नहीं आएगी। राइट, और आप कह रहे हैं कि मनफी यानी कि आपको दिख रहा है ग्रोथ रेट नियर 0% आई थिंक ग्रोथ आएगी, डिपेंडिंग ऑन आप एग्रीकल्चर को अगर देखें तो उसमें काफी नेगेटिव ग्रोथ आएगी, और बाकी भी जो अगले 3 महीने हैं वो चेंज होते नहीं दिखाई दे रहे अनटिल अनलेस के आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नवंबर में हो जाता अलीना, आई थिंक थिंग्स वुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट। अब कमिंग टू दैट पॉइंट, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप क्या समझ रहे हैं? अब आईएमएफ की डील इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हम सिक्योर कर लेते, ऐसे में वीकेंड पे इसहाक डार साहब ने जाना था अमेरिका, और ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स में उन्होंने शिरकत करनी थी, उन्होंने कैंसिल कर दिया। बहरहाल अपने ओपोनेंट्स पे उन्होंने उसका इल्जाम लगाया, लेकिन जो स्टेटमेंट सामने आई उनकी डोमेस्टिक तरजीहात को फोकस किया गया। ऐसी कौन सी डॉक्टर साहब डोमेस्टिक तरजीहात हैं जो कि माशी इस्तेकाम के ऊपर उनको तरजीह दी जा रही है? So, Alina, both you and I should agree that पाकिस्तान की इकोनॉमी जहां पे खड़ी है वहां पे उसको नहीं खड़े होना चाहिए था। आपने 17-18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा भी रन किया है पिछले साल। इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, इवन टैक्स नंबर्स, फिस्कल डेफिसिट 7% के करीब, पिछले साल 8% के करीब। अब आपको इस पूरे चैलेंज में एक ही सहारा था और वो था आईएमएफ। एंड अलीना, मैं ये बारहा कहता हूं कि पाकिस्तान वाज वेरी लकी व्हेन यू केम आउट ऑफ कोविड। अब ऑलरेडी आईएमएफ के प्रोग्राम में थे। पहले मैं 2 मुल्कों का जिक्र करता हूं कि वो लोग बहुत आईएमएफ के को इस तरह लेते हैं कि जैसे आईएमएफ कोई एक दुश्मन है और हमने उसके साथ कोई आर्ग्यू आउट करना है। बांग्लादेश आईएमएफ के प्रोग्राम में गया है 34-35 अरब डॉलर के ज़खायर के साथ। ये गुड ओमन था, उन्होंने कर लिया, दे वर सेंसिबल अबाउट इट। श्रीलंका डिफॉल्ट किया है फिर भी आईएमएफ के पास गया है। मैंने इन दोनों की मिसाल इसलिए दी कि आपके पास आईएमएफ के अलावा आईसीयू की इकोनॉमी का कोई और डॉक्टर नहीं है। अगर आप ये बात बिलीव कर लें तो फिर आपको 3 नवंबर और आज मैं अप्रैल 11 में आपसे बात कर रहा हूं, ये 5 महीने का डिले नहीं होना चाहिए था। दिस इज कॉस्ट यू कि आप अपनी इकोनॉमी को अनक्लॉग नहीं कर पाए। दिस इज कॉस्ट यू कि आपकी जो कंटेनर है वो भी खड़े हैं, आप कॉटन जो कि 5 मिलियन बेल से भी कम है वो और नहीं मंगवा रहे, आपकी एक्सपोर्ट्स भी हर्ट हो रही हैं। सो मैं बारहा कहता हूं कि ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, आप इसमें से निकल नहीं सकते। आपको हर सूरत में आज करना है या कल करना है, आईएमएफ का प्रोग्राम करना है। फिर आगे देखिए, तो अब मेरा ये ख्याल है कि इंगेज्ड रखना आईएमएफ से सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मैं एफएम को सेकंड गेस नहीं करना चाहता। डोमेस्टिक तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उन्होंने एक बजट प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने एनए के सामने ये रखा कि क्या हम ये पैसे दें या ना दें। सो ही हैड दीज कमिटमेंट्स, बट आई एम होपिंग कि वो बट डॉक्टर साहब, आपका इंडिपेंडेंट व्यू कि व्हाट वाज द मैसेज सेंट अक्रॉस जब अगर इसहाक डार साहब आईएमएफ को तरजीह नहीं दे रहे, ये मैसेज क्या जा रहा है इससे? देखिए, मैसेज तो ये है ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हमेशा रही है, बट आजकल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का लेवल जो है वो इतना हाइटेंड है कि ही हैज टू टेक केयर ऑफ द लोकल और द डोमेस्टिक इश्यूज मोर देन लुकिंग आफ्टर द इकोनॉमी। बट डॉक्टर साहब, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, कथा कलामी की माफी, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर हम सिक्योर करते हैं, इस डील को हम सिक्योर करने में कामयाब होते हैं, दैट विल नेचुरली ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी टू पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। क्या ये स्टेबिलिटी नहीं मुल्क में देखना चाह रहे, या इसकी क्या मतलब रीजंस नजर आ सकते हैं?
तो अलीना, ये बात आपने जो की ना, दिस इज फंडामेंटल। आई गिव हाइपोथेटिकल हम करें, 3 नवंबर को अगर IMF हो गया होता, वो आते और हमें दिसंबर में उनके 1.2 अरब डॉलर आ गए होते, सऊदी अरेबिया के पैसे आ गए होते, चाइनीज मल्टीलैटरल ये सारे पैसे आ गए होते, मेरा ख्याल है कि आज रिजर्व 7-8 अरब डॉलर पे खड़े होते। रुपए पे जो प्रेशर है, जो आज 288 को क्रॉस कर गया है विज़ुअल डॉलर, ऐसा भी ना हुआ होता। एंड आपकी ये स्टेबिलिटी जिसका आपने जिक्र किया, ये जो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है, दैट डजंट मीन कि हमारे फंडामेंटल मसाइल अलीना हल हो जाएंगे। वी शुड ऑलवेज बी वेरी क्लियर कि IMF इज अ डॉक्टर ऑफ द ICU। वो आपको स्टेबलाइज कर देगा प्राइसिंग चेंजेस से, रुपए की कदर को ठीक करने से, करंट अकाउंट को संभालने से, इंपोर्ट्स को संभालने से, आपके टैक्स में थोड़ी सी बेहतरी लाने से। सो ये जो आपके खसारे हैं शॉर्ट टर्म के, ये संभल जाएंगे। पर उसके बाद अब पाकिस्तान का चैलेंज जो अलीना बन गया ना, वो बहुत ज्यादा बन गया। आपने अभी 9th रिव्यू ही नहीं करना अलीना, याद रखिए, आपने अभी 10वां और 11वां रिव्यू भी करना है, और ये जून एंड से पहले करना है। आपने बजट देना है जून एंड से पहले। आपने अपने अगले साल का ये सोचना है कि मेरी एवरेज 25 से 26 अरब डॉलर मैंने डॉलर्स में जमा करना है। अगर मैं करंट अकाउंट को साइड पे छोड़ भी दूं, अगर मैं 5-6 अरब का करंट अकाउंट भी साइड चलाऊं, तो मुझे 30 से 32 अरब डॉलर अगले साल भी जमा करना है। अलीना, दीज आर सीरियस चैलेंजेस। आप इसी IMF प्रोग्राम को नहीं करेंगे, मेरा यह ख्याल है कि आने वाली इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो भी होगी, और जो बीच की इंटरिम सेटअप भी आएगा, जब लास्ट इंटरिम सेटअप था तो आई वाज देयर, वी वर टॉकिंग टू द IMF, वी वर प्रिपेयरिंग कि अगर PTI आती है, PDM या PMLN जो भी आती है, दे शुड बी लुकिंग एट अ प्रोग्राम। थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, बट वी वेंट इनटू अ प्रोग्राम। अब ये है कि ये हैं स्टेप्स जो आपको करने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई चारा है अलीना आपके पास। और सर, ये एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग नीड्स है पाकिस्तान की, उसके हवाले से भी जो वर्ल्ड बैंक की भी अगेन प्रोजेक्शन है सर, बड़ी परेशान कौन है बाकी किस तरह से, और जो अगले 3 साल की वो बताते हैं कि जी एवरेज अराउंड कोई 28.95 बिलियन डॉलर्स तक की है। सो दैट्स क्वाइट अलार्मिंग। और किस तरह से बंदोबस्त होगा, जो हमारा इन्हिसार था फ्रेंडली कंट्रीज में, हमारे दोस्त ममालिक पे, उनकी सिर्फ वर्बल एक गारंटीज, वो सिग्नल्स नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट वैसा नजर नहीं आ रहा। बट आखिर में डॉक्टर साहब, आपको इस फिस्कल ईयर के लास्ट क्वार्टर में महंगाई की शरह जिससे आवाम का बराह रास्त ताल्लुक है, जो पॉलिसीज इनकी हैं, जो इकदामात ले रहे हैं, उसका रेपरकशंस में हम यही देख रहे हैं कि जी महंगाई की शरह कहां से कहां पहुंच गई है, वो कहां पर आपको दिखाई दे रही है इस लास्ट क्वार्टर में? So Alina, I think we are near the peak, but it will stay like this. मतलब अगर हम 35 के करीब हैं इस वक्त हेडलाइन और 47 फूड, आई थिंक हम यहीं पे रहेंगे अगले 3 माह, इतने ऐसे ही हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को ये कहिए कि वो अपना खुद तर्ज अमल बदलें। ऐसे ये हालात जो है ये जाने नहीं है। ऑयल भी बढ़ गया, आपको पता है ओपेक प्लस ने अपनी प्रोडक्शन काटी है, तो ऑयल की कीमत भी बढ़ गई है। अगर हम इन हालात को देखते हैं तो वन इज वेरी कंसर्न्ड। पाकिस्तान के अब हालात 3-4 महीने मुश्किल हैं इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। सो लोगों को कम बिजली इस्तेमाल करनी है, कम गैस इस्तेमाल करनी है, ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल करनी है, उन्होंने अपने खर्चे कम करने हैं। अगर वो 3 दफा सब्जी लाते हैं तो 2 दफा लाए। यू नो, ऑल लाइफस्टाइल चेंजेस हैव टू बी मेड इसको राइड आउट करने का। पर अलीना, ये याद रखिए कि इसके बाद जिस हुकूमत ने भी आना है ना, मैं हमेशा ये कहता हूं, और चूंकि तीनों के साथ काम किया, दे हैव टू डू फंडामेंटल चेंजेस। नेक्स्ट टाइम मे बी वी कैन डू अ प्रोग्राम कि ये तो हो गया कि हमारे शॉर्ट टर्म क्या है, व्हाट आर द रियल फंडामेंटल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान एंड हाउ टू बी सॉल्व, सो दैट 3 साल बाद जब आप मुझे इंटरव्यू करें तो मैं यही ना कहूं कि IMF कर लें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हम मेरे ख्याल से इस पर मुसलसल अवाम को की भी आगाही के लिए इस पर नशिस्त जरूर दोबारा रखेंगे, ताकि अवाम ने, जो आपने अभी हाईलाइट भी किया, जो इकदामात उनके करने के हैं इन मुश्किल हालात से जिस वक्त मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें अवाम के करने के क्या काम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत के व्यूज का डॉक्टर खान हसन नजीब साहब, पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर, रिनाउन इकोनॉमिस्ट, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा अगले 3 से 4 माह पाकिस्तान की मईशत को लेके, पाकिस्तान को लेके मुश्किल ज़रूर हैं, और उसके हवाले से जो अवाम के करने वाले काम हैं वो ज़रूर उनको करने चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जी मुश्किल हालात से मुल्क इस वक्त गुजर रहा है और प्राइसेस इस वक्त एस्केलेट कर रही हैं। इवन ग्लोबल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन भी नजर आ रहा है, फ्यूल प्राइसेस और तमाम जो है उसके इम्पैक्ट नेचुरली पाकिस्तानी अवाम जो है वो ज़रूर उठा रही है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं अतहर काजमी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार। अतहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब बात जरा करते हैं इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज रिपोर्ट सबमिट कराई है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कह दिया कि जी फंड्स रिलीज नहीं हुए, यहाँ पे सिक्योरिटी के भी हवाले से जो प्लान उनको दिया गया है वो उस हवाले से भी जी शॉर्टफॉल का जिक्र है उसमें। तो क्लियरली गवर्नमेंट की टोन और इलेक्शन कमीशन की टोन से लग रहा है कि 14 मई को इलेक्शंस तो नहीं करवाने मांग रहे। खान साहब की ओवरऑल अवाम की भी उम्मीदें हैं कि जी इलेक्शंस हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है अब क्या नेक्स्ट होगा फॉर पीटीआई? बिकॉज अप्रैल और मई का महीना इनके लिए, खान साहब के लिए गुज़िश्ता साल से कोई अच्छा तो नहीं साबित हुआ। देखिए, गुज़िश्ता साल से जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि पिछले साल क्या हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देते थे कि हम इस काबिल भी नहीं है कि हम 2 सूबों में इलेक्शंस ना करवा सकें? इस वक्त जो चार्ज शीट पेश की जा रही है ये खान साहब के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। हम क्या दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम कितना इस वक्त तबाह हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, गुज़िश्ता रोज ही मोअज़्ज़िज़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने खत भी लिखा चेयरमैन सेनेट को और तरामीम के लिए कि जनाब के तारीख देने का इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। अचानक क्यों याद आया इनको? जब पहले तारीख गवर्नर नहीं दे रहे थे उस वक्त लिख देते खत के जनाब गवर्नर साहब नहीं दे रहे तो हमें इख्तियार दे दें ताकि हम खुद दे दें। और ऑलरेडी ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा था हमें इख्तियार नहीं है, तो इसलिए कि उसको डेट नहीं मिल रही थी। अब अदालत के हुक्म के ऊपर डेट मिल गई है तो अब वो कहते हैं ये इख्तियार हमें आना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे कोशिश ये है कि इलेक्शंस को रोका जाए, लेकिन ये लोग उस शाख को काट रहे हैं जिस पे ये खुद बैठे हुए जमहूरियत पसंद लोग। इसलिए कि आज आप हैं, परसों खान साहब होंगे, उससे अगले दिन कोई और होगा और फिर वो भी यही कुछ करेगा। तो क्या हम इस निजाम को मजबूत कर रहे हैं ऐसा? और ये क्यों, ये फाइनल आर्बिटर पे जो ये इतनी उंगली उठा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं? फैसले फिर सड़कों पे होंगे अगर अदालतें नहीं फैसला करेंगी और अदालतों के फैसले को अगर मानना नहीं है। आपको लग रहा है इस वक्त वजीर आजम एक और मुल्क का जो है वो फिर घर जाते हुए? देखिए आज एक बहुत अहम फैसला आजाद कश्मीर से भी सामने आया है जिसमें नाअहल करार दे दिया गया वहां के वजीर आजम को। देखिए ऑब्वियसली वो हमने देखा कि उधर जो वजीर आजम है उनके ऊपर जो लगी है, कॉन्टेम्प्ट लगी है, उन्होंने जाके वहां पे गैर मशरूत माफी भी मांगी। लेकिन खुदा ना खास्ता आजाद कश्मीर की हुकूमत ने यह नहीं कहा कि अदालत का कोई फैसला आ गया हम उसको मानते ही नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है क्या उसकी कोई नजीर मिलती है कि जजेस की तस्वीर लगा के दुश्मनाम तराजी तक की जा रही है मोअज़्ज़िज़ अदलिया के खिलाफ, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, और हुकूमती MNAs अराकीन कर रहे हैं सबके सामने। आपके अतहर साहब क्या ख्याल में रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा है इदारे की जानिब से भी? देखें वो ऑब्वियसली इसलिए कि इंपॉर्टेंट इशू क्या है, यहां पे कोई किसी की जाती जंग नहीं है अलीना, यहां पे जंग है लोगों की, आइन की। इस वक्त अगर किसी चीज को रोंदा जा रहा है, कोई चीज मुश्किल में है तो वो पाकिस्तान है और आइन है। इन्होंने आइन को उस नहज पे लेके आ गए हैं कि जहां पे सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है और इसी आइन से इनकी ताकत जो है ये अपनी ताकत लेते हैं। अगर ये किसी इदारे की ताकत छीन रहे हैं जो आइन के अंदर लिखी हुई है या आइन से अवाम का हक छीन रहे हैं तो ये अपने ही जो है वो शाखों को कमजोर कर राइट। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत और अवाम जो है फिर ये बेजनब होंगे कि ये पूछेंगे फिर कि 22 अप्रैल के बाद जब ये मुद्दत ये टेकर हुकूमत की खत्म हो जाएगी तो फिर कौन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत जो है वो चलाएगी इस सूबे के मामलात को, और जो चीफ सेक्रेटरी हैं या एडिशनल जो IG पंजाब हैं ये तमाम लोग जो है वो किसके ऑर्डर्स लेंगे? मैं साथ साथ आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट्स का सिलसिला एक जो नजर आया है उनका, और जिसमें वो बड़े मलबा जो है वो पिछली हुकूमत में भी डाल रहे हैं, लेकिन वो उनकी सेकंड और थर्ड ट्वीट में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पे वो कहते हैं कि जी एक बड़ा ही जो है वो नो कॉन्फिडेंस वोट जो लेकर आया गया था अनप्रेसिडेंटेड जो है वो अनप्रेसिडेंटेड नॉट बिकॉज PDM वो कहते हैं कि केम इनटू पावर बट बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तान पॉलिटिकल फोर्सेस केम टुगेदर टू यूज द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट टू वोट आउट एन अनपॉपुलर गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो सारी सियासी जमातें इकट्ठे हुई हैं डिफरेंट मैनिफेस्टोस को जो रिप्रेजेंट करती हैं तो वो सब इकट्ठे हुई हैं, एक कॉमन नेशनल कॉज था जिससे पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो है उसके लिए एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड था। तो ये कॉमन नेशनल कॉज अतहर साहब इमरान खान साहब थे? नहीं जी, ये कॉमन नेशनल कॉज ये था कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक लेना है, हमने नैब के कानून में तरमीम करके अपने मुबैना करप्शन के केसेस माफ करवाने हैं, वो जो हम पे फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको खत्म करवाना है, वो जो मोअज़्ज़िज़ दोस्त जो अदालतों को मतलूब थे उनको सरकारी जहाजों में बैठा के लाना है और यहाँ पे वजारतें देनी है, ये कॉमन इंटरेस्ट था। देखें इस एक साल के अंदर इन्होंने कुछ भी अवाम के लिए किया होता तो हम ये ना कहते, लेकिन जिस तरह आपको लेकिन डार साहब ने कल पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बड़े तमाम वो नंबर्स मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स भी गिनवाए जी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो रहा है, 9 मंथ्स के फिगर्स जो है वो कोट किए कि बेहतरी आ रही है।
देखिए, इस गुज़िश्ता एक साल के अंदर जो हुआ है ना, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इकोनॉमिस्ट बन गया। इकोनॉमिस्ट इसलिए बना कि जब आप करियाना पे जाके चीजें खरीदते हैं ना, करियाना के स्टोर पे, या पेट्रोल डलवाते हैं या ब्रेड खरीदते हैं बेकरी पे जाके, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी मईशत के साथ एक साल के अंदर हुआ क्या। और फिर जब आप जैसे सहाफी कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं तो फिर कहा जाता है नहीं नहीं बंद कर दें जी, ये कैमरा बंद करें, होल्ड ऑन ए सेकेंड। तो फिर ये सिचुएशन हो जाती है। अच्छा, लेकिन अगेन आपको लगता है कि इंतखाबात को एक वक्त में मुल्क इस चीज का भी मुतामिल नहीं हो सकता कि जहां पर आपको पता है कि IMF की डील भी जो है हम सिक्योर नहीं कर पा रहे ताहाल, और मुश्किलात है, मुश्किल एक दौर से मुल्क गुजर रहा है। ऐसे में इंतखाबात एक वक्त पे होने चाहिए, क्योंकि असद कैसर साहब की भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे होने हैं, और जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस है उनके हवाले से ऑलरेडी कहा जा रहा है कि जी कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनडेमोक्रेटिक कोई ऐसी मूव ना हो जिसकी वजह से मामला जो है वो दूसरी तरफ चले जाए। देखिए, अब मसला ये है कि सियासत के अंदर बातचीत जो है हो सकती है, किसी आप नतीजे पे पहुंच सकते हैं, कोई तरमीम की जा सकती है, किसी आप एग्रीमेंट पे आ सकते हैं कि जनाब इस तारीख को करवा लिया जाए, उसमें कोई देखें दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें अली ना बिल्कुल वाजे हैं, आइन के अंदर लिखा हुआ है। यहां पे खान साहब की मंशा या इन हुकूमती दोस्तों की ख्वाहिशात का ताल्लुक नहीं है। यहां पे जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 2 सूबों के अंदर असेंबलियां टूटी हैं, आपने 90 रोज के अंदर करवानी है। तो इस वक्त अगर कोई गैर जमहूरी कुव्वत है तो वो तो ये हुक्मरान इत्तेहाद है जो आइन को इंप्लीमेंट होने से रोक रहा है, और उसके साथ साथ फिर वो आइन का जश्न भी मनाते हैं। तो ये इस वक्त इस डायलेमा से हम लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, ये जो कानून साजी को आज चैलेंज कर दिया गया है और सदर साहब के ये असेंट की मुंतजर है, सदर साहब ऑलरेडी भिजवा चुके थे, अब 10 रोज के अंदर कहा जा रहा है कि जी ना भी अगर वो करें तो ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ ना कुछ इस पर एक्शन हो सकता है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है? देखें, एक तो अभी ये जब 10 रोज के बाद कानून बनेगा तो फिर जब वो बन जाएगा तो उसके बाद फिर हो सकता है कि अदालत उसको स्ट्राइक डाउन करे। अभी तक तो वो बना ही नहीं, प्रीएम्प्टिव ये दे दी है किसी ने एप्लीकेशन, मुझे नहीं पता, मैं आईनी और कानूनी माहिर तो नहीं हूं कि अब अदालत इसको किस तरह देखेगी। अब आइन के अंदर तो ये है पार्लियामेंट का रोल कि वो कानून बना सकते हैं, लेकिन किस नीयत से बनाया गया, क्या वो आइन के जो बुनियादी उसके जो है चीजें हैं, फाउंडेशंस हैं, उनसे क्या वो मुतसादम है, तो वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये अदालत ही इसका फैसला करेगी। राइट, हम जो ये ECP की बात कर रहे थे, आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, क्योंकि बहुत अग्री तो उन्होंने फौरन कर दिया था कि जी मिनोअन जो है अमल दरामद किया जाएगा अदालती ऑर्डर पे, और उसके बाद फिर जिस तरह हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि जी तरामीम भी वो चाहते हैं, वो इख्तियारात भी खुद लेना चाहते हैं, सदर साहब का वो शिक से जो है वो जिक्र भी हटवा देना चाहते हैं कि डेट की अपॉइंटमेंट भी वो खुद करे, और ऐसे में वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी तो मतलब उन्हीं की है इस वक्त इंतखाबात करवाने की। हाँ जी, ऑब्वियसली बिल्कुल उनकी है, लेकिन आप देख लें कि वो उतने इंथुजियास्टिक नजर नहीं आ रहे। जो एक इदारा है जिसका टोटल काम यह है कि आपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। आपको याद होगा जब खान साहब के दौर के अंदर असेंबलियां टूटी थी तो वहां पे जाके मोजेस चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने फरमाया था कि हम 7 महीने के अंदर इलेक्शन करवा सकते हैं। उस वक्त ये मौकिफ था इलेक्शन कमीशन का। अब जो है उनका क्या मौकिफ है वो आपके सामने है। तो उससे फिर इन खदशात को या ये जो थ्योरीज है इनको तकवीयत मिलती है कि इलेक्शन कमीशन की ये ख्वाहिश है कि हुकूमती ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन ना करवाए जाए, जब वो गो एट देंगे तब हम इलेक्शन करवाएंगे। राइट, अतर साहब, ओवरऑल पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल ये डिफ्यूज होने की जरूरत है। बहरान की इस सूरत हाल से कैसे निकला जाएगा, क्योंकि बेतहाशा महाज पे जो है वो इस वक्त एक चैलेंज का सामना है मौजूदा हुकूमत को भी, तमाम सियासी जमातें और इवन अवाम को। तो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता रोज वजीर आजम को ये एक रिक्वेस्ट भी की कि जी डायलॉग की तरफ आया जाए, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि उनके पास, वजीर आजम के पास आया जाएगा। इमरान खान साहब अग्री करेंगे इस पे? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये जो पार्लियामान है जिसके अंदर 40-50% लोगों की नुमाइंदगी नहीं है, उस पार्लियामान की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? वो पार्लियामान जिसमें जो आपके अपोजिशन लीडर हैं वो हुकूमती टिकट के उम्मीदवार हैं, वो पार्लियामान जो अदलिया के हवाले से उनके फैसलों को रद्द करने के लिए करारदादें मंजूर कर रही है। देखिए, पार्लियामान के अपने किरदार के ऊपर इस वक्त निशान उठा हुआ है। बाकी यह है कि सियासत के अंदर आपको बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप जमहूरियत चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये भी बात करे वो भी बात करे, तो आवाम के इज्तिमाई शऊर या जमहूर के कलेक्टिव विजडम की तरफ आप क्यों नहीं जाते? आप इंतखाबात करवाएं, उससे तमाम मसाइल हल नहीं होंगे, पर कम से कम आवाम की नुमाइंदा हुकूमत तो आएगी ना। फिर वो अगर सख्त फैसले भी लेगी तो आवाम का कम से कम उसके पीछे कॉन्फिडेंस होगा। ऐसा ही है। और लास्ट में अतर साहब, आपकी क्या असेसमेंट है, इस साल इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको?
देखें आइन में बिल्कुल वाजे है कि इंतखाबात होने हैं, वो आइडियली बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल लेकिन आइन पर अमल दरामद करेंगे या अदालती ऑर्डर पे अमल दरामद करेंगे, ये इस साल करवाएंगे इंतखाबात? नहीं नहीं, ये देखें इनकी जो ख्वाहिश है, तो इनकी ख्वाहिश तो ये होगी कि ये कभी भी इलेक्शंस ना करवाएं, लेकिन इनको करवाने तो पड़ेंगे। अदालत का हुक्म भी है, आइन का हुक्म भी है, सामने सब कुछ वाजे है, लेकिन इनकी जो नीयत है वो भी बिल्कुल वाजे है। तो इनकी तो कोशिश होगी कि इलेक्शंस ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक आप अवाम के बीच में और उनका जो राइट है टू वोट है उसके बीच में आप खड़े हो। नो, बट आर यू सीइंग इलेक्शंस हैपनिंग ऑन May 14th? ये पंजाब के इंतखाबात आपको 14 मई को नजर आ रहे होते हुए? देखें अभी तक टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि मैं जिस भी हुकूमती वजीर से बात करता हूं वो कहते हैं आप देख लें, करवा के देख लें, हम तो नहीं करवाएंगे। तो जब आपकी हुकूमत ही ये कह रही हो तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि इंतखाबात हों? और अक्टूबर तक माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए अक्टूबर तक तो इनकी और ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में ये फरमाया भी कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो फिर अक्टूबर में भी ये करवा ले इलेक्शन। तो इनके इरादे तो नहीं लगते कि ये कभी भी करवाएंगे। अगर आपने मई में नहीं करवाए, 90 रोज में नहीं करवाए, तो फिर आप 180 रोज में भी मत करवाएं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में दो सूबों की आवाम इस वक्त मुंतजिर है कि कब उनको वो वोटिंग राइट से जो महरूम अब तक रखा हुआ है, कब उनको वो दिया जाएगा और कब उनकी एक नुमाइंदा हुकूमत जो है वहां पर कायम होगी उन दोनों सूबों में। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफी अतर काज़मी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।